दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एक्मे वाईफाई एक्मे में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साइकोलॉजी का पिछला वीडियो हम जो बना रहे थे उसमें हमने शिक्षा तक बात की थी। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा क्या है, एजुकेशन के बारे में बताया था कि एजुकेशन शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे बना है और उसका क्या अर्थ है। अब इसमें एक शब्द और जुड़ता है, मनोविज्ञान, अर्थात पूरा शब्द बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के पश्चात उसमें अपेक्षित सुधार परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा परिमार्जन का काम करती है, और शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके उसमें परिमार्जन या शुद्धिकरण या सुधार का काम करती है। ये शिक्षा मनोविज्ञान है। इस संदर्भ में क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अपनी परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, वह शिक्षा मनोविज्ञान है। अब ये परिभाषा अगर आ जाए कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। इन्होंने ये बात कही है। दूसरी परिभाषा आती है स्किनर के अनुसार। स्किनर ने क्या कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। ये बात कही है स्किनर ने कि किसी व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार पर अध्ययन कौन करता है? तो मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? उस व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में, जो शैक्षिक परिस्थिति यानी सीखने की जो परिस्थिति है, उसमें कैसा व्यवहार व्यक्ति करता है, प्राणी करता है, इसका अध्ययन करने वाला विषय क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। स्किनर ने फिर अपनी दूसरी बात कही
या दूसरी परिभाषा दी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के या शिक्षक के सीखने की आधारशिला है। व्यक्ति जो सीखता है उसका जो बेस पॉइंट है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। और इस शिक्षा मनोविज्ञान में वह सीख करके शिक्षक बनता है, तो शिक्षक के तैयारी की आधारशिला है। शिक्षक के तैयारी की आधारशिला है। टीचर पहले सीखता है और सीख करके वो शिक्षक बनता है, और शिक्षक बनने की जब वो तैयारी कर रहा होता है तो उसके लिए क्या सिखाया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान सिखाया जाता है। ऐसा किसने कहा है? स्किनर ने। अर्थात तो अगर ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान शिक्षक के तैयारी की आधारशिला है, ऐसा किसने कहा है, तो आप बताएंगे स्किनर ने कहा है। और प्राणी के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन करना किसने बताया है? तो भी स्किनर ने बताया है। इन्होंने तीसरी बात ये कही, तीसरी परिभाषा और दी है, स्किनर ने ही दी है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। सीखने और सिखाने की, सीखने व सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, प्रक्रिया का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। कैसे? तो सीखा जाता है, यहां पहले शिक्षक सीख रहा है और फिर सिखा रहा है, फिर शिक्षक उसको बच्चों को प्रेषित करेगा। तो कैसे सीखा जाता है और कैसे सिखाया जाता है, अर्थात एक छात्र के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है और सिखाने के लिए एक शिक्षक के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। इस प्रोसेस को समझना, इसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है। ऐसा भी किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। तो स्किनर की 3 परिभाषाएं होती हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। प्राणी के व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन करना, दूसरा इन्होंने कहा शिक्षक के तैयारी की आधारशिला, और तीसरा इन्होंने कहा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके बाद अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं पील महोदय ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान है। बड़ी सिंपल परिभाषा दी है पील ने कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का विज्ञान। और शिक्षा शब्द को हमने पीछे बताया, शिक्ष धन ए, शिक्ष धातु और ए प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है शिक्षा, इसलिए शिक्षा माने सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया का विज्ञान ही शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा कहा है पील महोदय ने। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों, प्रयोगों एवं शिक्षा की समस्याओं का
शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन एवं समाधान करने वाला विज्ञान है। जेम्स ब्रेवर ने बहुत गहरी बात कही है कि शिक्षा की क्या अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान होगा, इस पर काम करने वाला विषय क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। अब इस समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे? सिद्धांत बनाएंगे, खोज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो शिक्षा के समस्याओं के समाधान के लिए जो खोज की जाती है, सिद्धांत बनाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनका अध्ययन करना और समस्याओं का अध्ययन करना, उन समस्याओं को दूर करना शिक्षा मनोविज्ञान है। ये परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान की होती हैं। इनमें हमने देखी क्रो एंड क्रो की परिभाषा, उसके बाद 3 परिभाषाएं स्किनर की देखी, पील की देखी और नेक्स्ट देखी आपने जेम्स ब्रेवर की। अब देखेंगे हम, कल मैंने आपको ये बताया था मनोविज्ञान की शाखाएं, और फिर मैं आपको बोल के गया था कि कल अपन पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की शाखाएं। तो इसलिए अब अपन आगे देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र या शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा। शाखा का मतलब वही जो कुछ पढ़ा जाता है, वही उसका क्या होता है? ब्रांच होता है, वही उसका क्षेत्र होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ा जाता है? मनोविज्ञान में हमने पीछे देखा पशु मनोविज्ञान है, चिकित्सा मनोविज्ञान है, परामनोविज्ञान है, सामान्य मनोविज्ञान है, किशोर मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। इतने विषयों पर काम करता है मनोविज्ञान। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान किन किन विषयों पर काम करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है अधिगम। 1 नंबर बिंदु है अधिगम। अधिगम का आप अर्थ जानते हैं, अधिगम यानी सीखना। तो सीखा कैसे जाता है, यह कहलाता है अधिगम। तो अधिगम कैसे होगा, यह शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है या उसकी शाखा है। दूसरा होता है विकास, जिसको आप बाल विकास कहते हैं। बालक का विकास कैसे होता है, बालक की वृद्धि कैसे होती है, क्योंकि विकास में वृद्धि और विकास दोनों ही समाहित होते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो विकास के ऊपर काम करना किसका काम है? शिक्षा मनोविज्ञान का। तीसरा है पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे किया जाए, किस बच्चे के लिए कितना पाठ्यक्रम रखा जाए, यह हमको जानकारी होनी चाहिए। किस कक्षा के बच्चे के लिए कितना पाठ्यक्रम होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसकी कठिनाई का स्तर क्या होना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम का निर्माण भी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होकर के किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम का मतलब यहां है, वैसे साइंस का टॉपिक होता है हेरेडिटी, लेकिन वंशानुक्रम सीखने के उद्देश्य से, क्योंकि सीखने पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। P × E, 2 चीजों का बड़ा प्रभाव होता है। P यानी कि आपका पर्सन, उसकी खुद की विशेषताएं, आनुवंशिकता, और E यानी वातावरण बराबर L बराबर लर्निंग। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो लर्निंग के बराबर होता है, सीखने में काम आता है। तो वंशानुक्रम का अध्ययन भी किस में किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके बाद में आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हाइजीन, अर्थात किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इसका अध्ययन हम किसमें करेंगे?
तो ये कहा जाता है मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा अगला बिंदु होता है आपका निर्देशन एवं समुपदेशन। निर्देशन एवं समुपदेशन। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो देखिए ये दोनों टॉपिक फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड हैं, आगे फर्स्ट ग्रेड में भी इनके अलग से चैप्टर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य और निर्देशन किसके भाग होते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के भाग होते हैं, ना कि मनोविज्ञान के भाग होते हैं। निर्देशन यानी हम किसी को गाइडेंस देते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए, किसकी परीक्षा आपको देनी चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये किसी व्यक्ति के अधिगम स्तर को देख करके, उसके वंशानुक्रम को पीछे देख करके, उसके विकास को देख करके, मानसिक स्वास्थ्य को देख करके उसको गाइडेंस और काउंसलिंग किया जाता है, उसको समुपदेशन दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु होता है मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन। मापन और मूल्यांकन। मापन का अर्थ किसी एक क्षेत्र से होता है, मूल्यांकन का अर्थ बहु क्षेत्र से होता है। तो मापन कैसे किया जाए, सीखने का या विकास का या अधिगम का, और उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये कार्य किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य होता है। नेक्स्ट होता है व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कहलाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो इस व्यक्तित्व की जानकारी भी हमें किसमें मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान में मिलती है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है आपका अपवादात्मक बालक। अपवादात्मक बालक का मतलब है जो बालक अपवाद स्वरूप है, यानी कि सामान्य बालक नहीं है। तो सामान्य बालक को छोड़ करके अन्य जो बालक होते हैं उन बालकों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? किसका कार्य है, किसकी शाखा है? तो वह शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है। एक बार ध्यान से देखेंगे तो पहला बिंदु अधिगम, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र या शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा है या नहीं है। प्रश्न आ जाए नहीं है, ठीक है, या है, इस तरीके से है देख लीजिए आप एक बार। है में अधिगम है, विकास है, पाठ्यक्रम है, वंशानुक्रम है। नेक्स्ट लिख दे, मान के चले अपन यहाँ बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, या हम लिख दें चिकित्सा मनोविज्ञान, या हम लिख दें पशु मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान की यह शाखा नहीं है, यह क्षेत्र नहीं है, तीनों के तीनों ही नहीं है। और हम देखते हैं पीछे मनोविज्ञान की शाखा, तो मनोविज्ञान की शाखा वो है। इसलिए हमको ये प्रश्न यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है या अच्छा हो जाता है परीक्षा में आने के लिए कि अब हमको इसमें से कैसे प्रश्न आएगा ये समझ लेना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, ये प्रश्न कई बार आता है, एक आध परीक्षा में आया भी हुआ है। सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करते हैं
प्रश्न होता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक। तो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक उत्तर लगा देते हैं, लेकिन सही क्या होता है देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। विषय मनोविज्ञान है तो इसका मतलब प्रकृति मनोविज्ञान नहीं होगी, प्रकृति उसकी वैज्ञानिक है। प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर स्वभाव से। स्वभाव का मतलब है कि वो कैसे काम करती है, कैसे कार्य करती है, तो वैज्ञानिक तरीके से कार्य करती है शिक्षा मनोविज्ञान। मैंने पीछे आपको बताया कि आप किसी को निर्देशन दे रहे हैं, समुपदेशन काउंसलिंग कर रहे हैं, तो निर्देशन और समुपदेशन ऐसे ही जादू के तौर पे नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसका वंशानुक्रम का अध्ययन, उसके स्वास्थ्य की जानकारी होना, उसके अधिगम स्तर का पता होना जरूरी है। तब आप उसको निर्देशन देंगे कि आप अब आगे की ये पढ़ाई करें, तो वो क्रमबद्ध तरीके से पता होगी। इसलिए प्रकृति कैसी है, वैज्ञानिक। और यही वैज्ञानिकता है कि जब क्रमबद्धता से अध्ययन किया जाता है तो वो विज्ञान होता है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान एक अनुप्रयुक्त अप्लाइड विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान, ये भी प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, कैसा विज्ञान है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब है, जैसे आप मान के चले कंप्यूटर में ए दबाओगे तो छपा हुआ ए आएगा, 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा। तो जैसा आप, शिक्षा मनोविज्ञान ये कहती है, जैसा आप एक बालक को जैसा सिखाओगे, लर्निंग कराओगे, वैसा ही उसका आउटपुट आएगा। जितना आप उसको सिखाओगे उतना ही उसका आउटपुट आएगा। ये है अनुप्रयुक्त। कंप्यूटर में जैसे आप जितना डाटा डालेंगे उसके अनुसार ही उसकी कैलकुलेशन आएगी, 1 और 1 का विचार नहीं आएगा। तो यही है अनुप्रयुक्त, यही मतलब होता है अनुप्रयुक्त। जैसा अप्लाई करोगे आउटपुट वैसा ही आएगा। उसके बाद में शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की अगली प्रकृति है शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसी को परिभाषा बनाया है स्किनर ने। इसी प्रकृति से स्किनर ने क्या बनाई, अपनी परिभाषा बनाई कि स्किनर कहता है शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। अब ये इसकी एक प्रकृति भी है कि शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करती है, मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। किस परिस्थिति में, शैक्षिक परिस्थिति। जब मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाए तब तो है वो केवल साइकोलॉजी, और जब शैक्षिक परिस्थिति में एजुकेशन कंडीशनल पॉइंट पर अगर मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तो वो हो जाएगा एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इस तरीके से काम करती है मनोविज्ञान विषय, शिक्षा मनोविज्ञान विषय, शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा की जब बात चल रही है तो अब हमको ये भी समझ लेना चाहिए कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, या शिक्षा कितने प्रकार की होती है और कितने स्तर की होती है। तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक प्रकार की शिक्षा, औपचारिक प्रकार की शिक्षा। दूसरा होता है अनौपचारिक प्रकार की शिक्षा।
और तीसरा होता है निरौपचारिक प्रकार की शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का अर्थ है विद्यालयी शिक्षा से। विद्यालयी शिक्षा, कॉलेज शिक्षा जो है वो सब कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है, अर्थात जहां पर शिक्षा देने वाला, शिक्षा लेने वाला और शिक्षा देने का स्थान, समय, पाठ्यक्रम सब कुछ क्या होता है? पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित होता है वो औपचारिक शिक्षा होती है। अर्थात ऐसी शिक्षा जिसमें टीचर, देने वाला हो गया टीचर, लेने वाला हो गया स्टूडेंट, स्थान हो गया विद्यालय और समय हो गया विद्यालय का, और पाठ्यक्रम पूरा कराने का भी समय होता है और एक पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। ये सब पहले से निर्धारित होता है, इसे हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है देने वाला निश्चित होता है, लेने वाला भी निश्चित होता है, शिक्षा देने वाला भी निश्चित है और लेने वाला भी निश्चित है, लेकिन समय निश्चित नहीं है, स्थान निश्चित नहीं है, ये पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। ऐसी शिक्षा को कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसे परिवार की शिक्षा, तो परिवार में माता पिता भाई बहन जो हैं वो आपके क्या होते हैं? शिक्षा देने वाले होते हैं, यानी देने वाला भी होता है और लेने वाला भी। शिक्षा देने वाला भी होता है और लेने वाला भी होता है। इसी के अलावा खुले विश्वविद्यालय की शिक्षा, खुले विश्वविद्यालय की शिक्षा में कोई समय निश्चित नहीं होता, वहां विद्यालय स्थान निश्चित नहीं होता, लेकिन वहां पर देने वाला तो है पुस्तकों के माध्यम से विद्यालय पाठ्यक्रम बना करके शिक्षा दे रहा है, और लेने वाला भी कोई ना कोई स्टूडेंट है, लेकिन समय नहीं है कि आप कब पढ़ेंगे, कितने बजे पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे। स्थान अर्थात कहाँ बैठ करके आप पढ़ाई करेंगे ये निश्चित नहीं है। इसको हम अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तीसरी शिक्षा आती है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। निरौपचारिक शिक्षा में केवल शिक्षा लेने वाला होता है, केवल लेने वाला होता है, कोई देने वाला नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, कोई समय निश्चित नहीं होता, कोई स्थान निश्चित नहीं होता, केवल एक शिक्षार्थी होता है, शिक्षा लेने वाला होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि हम पेड़ पौधों से परोपकार की शिक्षा ले सकते हैं, नदी से परोपकार की शिक्षा ले सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है, जो भी किसी व्यक्ति का कार्य अच्छा लग रहा है, उससे आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, उसने दी नहीं है, आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है। यह है आपका शिक्षा का प्रारूप। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया की। शिक्षा की प्रक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है या कैसे काम करती है शिक्षा। तो इसके लिए दो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा है या उन्होंने बताया है शिक्षा की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रक्रिया
एक व्यक्ति हैं एडम्स। एडम्स ने कहा है कि शिक्षा द्विमुखी बाइपोलर प्रक्रिया है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, एडम्स के अकॉर्डिंग शिक्षा कैसी है? तो द्विमुखी प्रक्रिया है। अब इसमें द्विमुखी का मतलब क्या है? एक होता है शिक्षक और एक होता है शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी जहां पर होंगे वहां पर एक घटना होगी और उस घटना को हम कहते हैं शिक्षा। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के जहां एक साथ मिलन हो जाता है वहां शिक्षा की प्रक्रिया घटित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बाद में दो व्यक्ति और आए, जॉन ड्यूवी और रायबर्न। इन्होंने कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया में 3 पोल होते हैं, यानी त्रिमुखी प्रक्रिया है। ट्राइपोलर, 3 ध्रुव होते हैं, पोलर यानी ध्रुव। ट्राइपोलर प्रक्रिया है। 3 में एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और इनके बीच में एक और होना चाहिए और वो है पाठ्यक्रम, सिलेबस या कैरिकुलम कह सकते हैं, पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम भी होना निश्चित है। इन्होंने कहा कि शिक्षक भी हो और शिक्षार्थी भी हो, लेकिन उनके पास में कोई पाठ्यक्रम नहीं हो, हमें पढ़ना क्या है ये पहले से उनके पास निर्धारित नहीं हो, तो वो शिक्षा की प्रक्रिया घटित नहीं होगी। तो शिक्षा की प्रक्रिया घटित तब होगी जब ये पाठ्यक्रम होगा, कैरिकुलम होगा, तब शिक्षा की प्रक्रिया घटित होती है। तो ये बात कही है किसने? जॉन ड्यूवी ने।